हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी एक एडवांस रूलिंग जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में थी। आज की वीडियो में भी मैं आपको एक और एडवांस रूलिंग के बारे में बताने वाली हूँ और ये एडवांस रूलिंग इम्पॉर्टेंट है मर्चेंट ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इस एडवांस रूलिंग का सीधा इम्पैक्ट मर्चेंट ट्रेडर्स पे ही पड़ने वाला है। मर्चेंट ट्रेडर्स के लिए कम्प्लीटली रेलिवेंट रूलिंग है ये। मर्चेंट ट्रेडर्स को जो भी मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन सबको इस रूलिंग के बारे में पता होना चाहिए। इस रूलिंग में बताया गया है कि मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो ये मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट रूलिंग है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इस रूलिंग को। इस रूलिंग में किस तरह से एप्लीकेंट के क्वेश्चंस को आंसर किया गया है, किस तरह से उसको एनालाइज किया गया है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट रूलिंग्स, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज अपडेट करते रहें। सो गाइज, रूलिंग को पढ़ने से पहले, रूलिंग को एनालाइज करने से पहले ये जान लेते हैं कि एमटीटी मतलब मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन होता क्या है। मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि एक सप्लायर, एक वेंडर जो इंडिया में बैठा है, उसको रिसीव होता है एक फॉरेन कंट्री कस्टमर से ऑर्डर। जो उसका कस्टमर है वो फॉरेन कंट्री में बैठा है, वो कोई ऑर्डर प्लेस करता है इंडियन सप्लायर के पास। इंडियन सप्लायर को जैसे उसने ऑर्डर दिया तो इंडियन सप्लायर इंडिया से ही डायरेक्ट अपने कस्टमर को गुड्स नहीं भिजवाता है, गुड्स डिलीवर नहीं करता है। वो क्या करता है कि उसका ऑलरेडी कोई एसोसिएटेड वेंडर या सप्लायर उसी कंट्री में या फिर इंडिया के बाहर किसी कंट्री में बैठा होता है और वो उसको कहता है कि ये वाला ऑर्डर प्लेस हुआ है और तुम इस ऑर्डर को डिलीवर कर दो डायरेक्टली उस कस्टमर को। तो इस तरह से मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन होती है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। मेसर्स एबीसी यूएस कंपनी प्लेसेस इट्स ऑर्डर विद मेसर्स बीसीडी इंडियन कंपनी। Messrs BCD imports goods from a company based in Netherlands and instructed it to supply the goods directly to Messrs ABC instead of delivering it to India. This is called MTT. इसमें क्या, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि ABC एक कंपनी है जो आपके यूएस में है। उसने अपना कोई गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया मेसर्स बीसीडी जो एक इंडियन कंपनी है। बीसीडी ने वो गुड्स इंपोर्ट किए एक नीदरलैंड की कंपनी से, लेकिन उसने गुड्स की डिलीवरी इंडिया में नहीं ली और बल्कि उस नीदरलैंड वाली कंपनी को बोल दिया कि तुम ये गुड्स डायरेक्टली मेरे कस्टमर जो यूएस का कस्टमर है उसको सप्लाई कर दो और इंडिया में इसको इंपोर्ट मत करो। तो गुड्स की जो मूवमेंट हुई वो नीदरलैंड से यूएस में हुई और इंडियन कस्टम फ्रंटियर तक वो पहुंचा ही नहीं। इंडियन टेरिटरी को उन गुड्स ने टच भी नहीं किया। तो इन सच ट्रांजैक्शन गुड्स डोंट फिजिकली ब्रॉट इन इंडियन टेरिटरी। फिजिकली वो गुड्स इंडिया में कभी आई नहीं, लेकिन उनकी मूवमेंट नीदरलैंड से यूएस हो गई। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन होती है आपकी, ये होती है मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया का आपका वेंडर है, सिंगापुर की एक कंपनी ने इंडियन वेंडर को ऑर्डर दिया कि मुझे कुछ गुड्स चाहिए तो आप मुझे सप्लाई कर दो। इंडियन कंपनी ने उसको डायरेक्टली सप्लाई ना करते हुए इंडियन कंपनी ने अपने एक एसोसिएट सप्लायर को जो कि सिंगापुर में ही है उसको बोल दिया कि आप डायरेक्टली सिंगापुर वाले क्लाइंट को डिलीवर कर दो ये गुड्स और आप मुझे बिल रेज कर देना। इसमें जो बिलिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा कि सिंगापुर का जो एसोसिएटेड सप्लायर है वो बिल करेगा इंडियन एंटिटी को और इंडियन एंटिटी अपने कस्टमर जो सिंगापुर का कस्टमर है उसको बिलिंग करेगा। तो ये पूरी ट्रांजैक्शन आपकी होगी फॉरेन करेंसी में, मतलब फॉरेन करेंसी में ही उसको रिसीट आएगी और फॉरेन करेंसी में ही इंडियन एंटिटी सिंगापुर एसोसिएटेड सप्लायर को पेमेंट करेगा। तो ये हो गया आपका एमटीटी। अब रूलिंग पे चलते हैं। एडवांस रूलिंग में 2 क्वेश्चन लेके गया एप्लीकेंट। 2 क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन था जो उसने अपने एसोसिएटेड सप्लायर से, सिंगापुर वाली एंटिटी जो उसका सिंगापुर में एसोसिएटेड सप्लायर बैठा था, एसोसिएटेड वेंडर बैठा था जो सेम गुड्स में डील करता था या फिर
जो इसका पार्टनर हो सकता है या फिर कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, उससे जो उसने गुड्स प्रोक्योर किए हैं, जो गुड्स परचेज किए हैं, क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? ये उसकी फर्स्ट क्वेरी थी। और सेकंड क्वेरी थी, जो उसने गुड्स सप्लाई किए हैं अपने सिंगापुर वाले कस्टमर को थ्रू दिस सिंगापुर वेंडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? तो दोनों ही ट्रांजैक्शन पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के बारे में इस रूलिंग में एप्लीकेंट ने पूछा। तो ये दो क्वेश्चंस थे, एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। Whether GST is payable on goods procured from vendor located outside India in a context where the goods so purchased are not brought into India. Goods India में physically कभी आए नहीं, तो क्या उस पर GST applicable होगा? दूसरा क्वेश्चन, whether GST is payable on goods sold to customer located outside India where goods are shipped directly from the vendor's premises located outside India to the customer's premises. फॉरेन वेंडर है, उसने डायरेक्टली सप्लाई किया है कस्टमर को, क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? तो इन दोनों क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया, इन दोनों क्वेश्चन पे रूलिंग हेल्ड की गई है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इस रूलिंग को फर्दर। इस करंट रूलिंग से पहले सेम क्वेश्चन पे एक रूलिंग ऑलरेडी आई थी, जो आई थी 2018 में। इसमें जो हेल्ड किया गया था वो हेल्ड किया गया था कि गुड्स इंडिया में जो इंपोर्ट किए जाते हैं उन पे आईजीएसटी, उन पे आपका जीएसटी तभी चार्ज होता है, तभी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है जब आप उसको इंडिया में इंपोर्ट करते हो। एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया आप उस पे जीएसटी कस्टम स्टेशन पे ही पे करके आते हो, जब आप अपनी बिल ऑफ एंट्री और बाकी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कस्टम स्टेशन पे सबमिट करते हो। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, जो इस रूलिंग में जो एप्लीकेंट था उसके केस में क्या हुआ है कि गुड्स कभी इंडिया में फिजिकली लाए ही नहीं गए, कभी एक्चुअली उसको इंपोर्ट किया ही नहीं गया, इसलिए उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। The goods are liable to IGST when they are imported into India and the IGST is payable at the time of importation of goods into India. The applicant is neither liable to GST on the sale of goods procured from China and directly supplied to US, nor on the sale of goods stored in the warehouse in Netherlands after being procured from China to customers in and around Netherlands as the goods are not imported into India at any point. तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में, दोनों ही क्वेरीज जो अभी करंट वाली रूलिंग के सिमिलर क्वेश्चंस हैं, दोनों ही क्वेश्चन में ये हेल्ड किया गया कि ना तो प्रोक्योरमेंट पे कोई जीएसटी लगने वाला है इस केस में, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली कभी इंपोर्ट ही नहीं हुआ, और ना ही जो आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो बाहर से ही बाहर कस्टमर को, तो उस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये करंट वाली रूलिंग थोड़ी सी डिफरेंट निकली, देखते हैं कैसे ये डिफरेंट निकली। फर्स्ट वाली क्वेरी को एनालाइज करने के लिए करंट रूलिंग में हाई सी सेल के कॉन्सेप्ट को चेक किया गया, और एक सर्कुलर जो पुराना सर्कुलर है और आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है, सर्कुलर नंबर 33/2017 कस्टम का सर्कुलर है अगस्त 1, 2017 का। तो जिस सर्कुलर में कहा गया कि सारे ड्यूटीज, टैक्सेस और सेसेस जो आपके गुड्स से इंपोर्ट से रिलेटेड होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन, जब आप अपनी सारी की सारी इंपोर्ट डिक्लेरेशन फाइल करते हो, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो कस्टम अथॉरिटी के पास गुड्स क्लियर कराने के लिए। तो उस वक्त आपका इंपोर्ट पे जीएसटी या टैक्सेस लिए जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो सबमिट हुआ ही नहीं, बिल ऑफ एंट्री कोई सबमिट नहीं हुई, कोई इंपोर्ट डिक्लेरेशन सबमिट नहीं हुई है, क्योंकि गुड्स इंडिया में आई नहीं, इंडियन कस्टम फ्रंटियर को उन्होंने टच ही नहीं किया, इंडियन टेरिटरी में कभी गुड्स को फिजिकली लाया ही नहीं गया, तो क्लियर कराने की भी बात नहीं आती। इसीलिए इस रूलिंग में भी हेल्ड किया गया कि इस केस में जो आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, बट वो एक ऐसा वर्चुअल टाइप इंपोर्ट है कि इंडिया में फिजिकली गुड्स आ ही नहीं रहे, वो बाहर से ही बाहर कस्टमर को मूव कर दिए जाएंगे, डिलीवर कर दिए जाएंगे, तो उस केस में आपका जीएसटी नहीं लगेगा, उस प्रोक्योरमेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा जो आपने गुड्स परचेज किए हैं। तो रूलिंग इस पॉइंट पे बिल्कुल सिमिलर थी आपकी केरला वाली रूलिंग से, कि वहाँ पर भी यही हेल्ड किया गया था कि प्रोक्योरमेंट पे कोई, परचेज पे कोई भी जीएसटी नहीं चार्ज होगा, और यहाँ पर भी सेम चीज़ हेल्ड की गई। पर दूसरा क्वेश्चन जो था, दूसरा क्वेश्चन जहाँ पे ये पूछा गया कि क्या मैंने जो कस्टमर को डायरेक्टली अपनी
आउटसाइड फॉरेन वेंडर के थ्रू गुड्स सप्लाई किए हैं, क्या वहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? वहाँ पर इस रूलिंग ने हेल्ड किया कुछ अपोजिट, कुछ अलग हेल्ड किया, जो केरला वाली रूलिंग में हेल्ड नहीं किया गया था। केरला वाली रूलिंग से बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर रूलिंग दी गई है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के मामले में सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन को चेक किया गया, उस डेफिनेशन को एनालाइज किया गया और कहा गया कि इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है। तो सप्लाई के डेफिनेशन को तो इसने सेटिस्फाई कर लिया। और फर्दर ये कहा गया कि इन द इंस्टेंट केस इट इज अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड देयरफॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटर्मिनेशन फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। यहाँ पर अब चेक किया गया कि इंटर स्टेट सप्लाई ये है या नहीं है, और देखा गया कि आप इंडिया में बैठे हो बीइंग अ सप्लायर और आपका जो कस्टमर है वो आउटसाइड इंडिया है, आपने गुड्स उसको सप्लाई किए हैं, तो इंटर स्टेट सप्लाई तो ये है। पहले सप्लाई हो गई, फिर वो कौन सी सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। अब उसके बाद देखा गया, अब उसके बाद चेक किया गया कि क्या ये एक्सपोर्ट की डेफिनेशन को फुलफ़िल करता है, एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट की कंडीशन है क्या उसको क्वालिफाई करता है या नहीं। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि एक्सपोर्ट ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आपको बोलती है कि आप गुड्स को आउटसाइड लेके जाते हो, आउट ऑफ इंडिया लेके जाते हो। जो आपकी एक्सपोर्ट की डेफिनेशन है वो साफ साफ बोलती है कि यू टेक द गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब आप इंडिया से गुड्स लेकर जा रहे हो और बाहर किसी कंट्री में लेके जा रहे हो, तो वो आपका एक्सपोर्ट है। लेकिन इस रूलिंग में कहा गया कि इस केस में क्या हुआ है कि गुड्स तो जो इंपोर्ट किए गए, जो फॉरेन वेंडर के थ्रू जो सप्लाई किए गए, फॉरेन वेंडर से जो गुड्स परचेज हुए हैं वो कभी इंडियन टेरिटरी में आए ही नहीं, उनको एक्चुअली इंडियन टेरिटरी में फिजिकली इंपोर्ट ही नहीं किया गया। जब उनको फिजिकली इंपोर्ट ही नहीं किया गया तो उन गुड्स को बाहर ले जाने वाली बात तो क्वालिफाई नहीं होती, इसलिए ये गुड्स की जो सप्लाई है वो एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। अब एक्सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है, तो अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़ीरो रेटेड सेल तो मेरी है नहीं। रूलिंग में कंक्लूड किया गया कि जीएसटी इस पे पेबल होगा, आप जीएसटी इस पे पे करोगे, क्योंकि ना तो ये एक्सपोर्ट है और ये कम्प्लीटली सप्लाई है जो आप डायरेक्टली एक फॉरेन वेंडर के थ्रू आप एक फॉरेन कस्टमर को डिलीवर करवा रहे हो। भले ही उसने इंडियन टेरिटरी को टच नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप इस पे जीएसटी पे करोगे, ये जीएसटी चार्जेबल इस ट्रांजेक्शन पे होगा। तो कंक्लूजन था इसका, जीएसटी इज लेविएबल ऑन गुड्स सोल्ड टू कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया वेयर गुड्स आर शिप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वेंडर्स प्रीमाइसेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू द कस्टमर्स प्रीमाइसेस। ट्रेडर्स मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन करते हैं और अपने फॉरेन कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करवाते हैं एक फॉरेन सप्लायर के थ्रू ही, और इंडिया में गुड्स कभी मंगवाते ही नहीं। ऐसी ट्रांजैक्शन जो करते हैं उनको उस सप्लाई पे, उस सेल पे जीएसटी पे करना पड़ेगा इंडिया में एज पर दिस रूलिंग। लेकिन कोई भी रूलिंग, कोई भी एडवांस रूलिंग आपकी जो होती है वो बाइंडिंग होती है डिपार्टमेंट पे, जीएसटी डिपार्टमेंट पे और उस एप्लीकेंट पे जिसने वो रूलिंग सीक किया। तो थर्ड पार्टी पे उस किसी भी रूलिंग को डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस रूलिंग में इग्नोर किया गया है एंट्री नंबर 7 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। शेड्यूल 3 आपको वो सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है जिनको सप्लाईज नहीं माना जाता, जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो उस शेड्यूल 3 में सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू एक एंट्री नंबर 7 ऐड किया गया था। एंट्री नंबर 7 में क्या बात कही थी? एंट्री नंबर 7 आपका बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू द अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। आप कोई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई गुड्स सप्लाई करते हो जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से ही सप्लाई हुए हैं, मतलब एक फॉरेन कंट्री में आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो और फॉरेन कंट्री के सप्लायर के थ्रू ही कर रहे हो और गुड्स कभी इंडिया में आए नहीं, तो वो केस आपका शेड्यूल 3 में एग्जेम्प्ट है।
शेड्यूल 3 में उसको सप्लाई माना ही नहीं जाता। जब सप्लाई नहीं माना जाता तो उस पर GST आप कैसे चार्ज कर सकते हो? दिस इज़ द क्वेश्चन जो इस एक रूलिंग में कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। तो ये रूलिंग उस एक्सटेंट तक सही नहीं लगती। इस रूलिंग को रिकंसिडर करना चाहिए ताकि जो हार्डशिप इस रूलिंग के वजह से मर्चेंट ट्रेडर्स पे आने वाली है या फिर आने की संभावना लगती है, उस हार्डशिप को इग्नोर किया जा सके, क्योंकि मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन आजकल बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। और अगर इस रूलिंग को ठीक नहीं किया गया, एंट्री नंबर 7 को कंसिडर नहीं किया गया इस रूलिंग के रिकंसिडरेशन में, तो मर्चेंट ट्रेडर्स के लिए वो बिजनेस डिफ़िकल्ट हो जाएगा और वो वाली ट्रांजैक्शन पे GST लगना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। आज के रूलिंग का एनालिसिस आपको समझ आया होगा कम्प्लीटली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी एक नई नॉलेज के साथ। टिल देन, बाय बाय।